आरव सांची को जबरदस्ती अपनी कार की बैक सीट पर धकेल देता है। आरव के धकेलने से सांची मुंह के बल कार की बैक सीट पर गिर जाती है। सांची के गिरते ही आरव अपना कोट उतारकर फेंक देता है और कार में घुसकर सांची को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। सांची आरव की अचानक ऐसी हरकत से घबरा जाती है और अपना मुंह इधर उधर करने लगती है और आरव की चेस्ट पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ पुश करने लगती है। सांची के मुंह इधर उधर करने से आरव उसे किस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही प्रशांत आरव को सांची के साथ जबरदस्ती करता देख खुद को छुड़ाते हुए आरव से गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कमीने छोड़ दे मेरी सांची को, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वही सांची आरव को पुश करने की कोशिश करते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज आरव जी छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं, आप पागल हो गए क्या? सांची की बात सुनकर आरव सांची के दोनों हाथों को कसकर पकड़ता है और उन्हें गाड़ी की सीट पर प्रेस करते हुए गुस्से से सांची से चिल्लाकर उससे कहता है, हाँ पागल हो गया हूं, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मना किया था ना मैंने इस लड़के से मिलने से या बात करने से भी, लेकिन जैसे तुम्हारी आदत हो गई है मेरी बात के खिलाफ जाने की, अब देखो मैं तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगा कि तुम फिर कभी मेरी बात के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करोगी। ये कहकर आरव सांची के गले पर किस और बाइट करने लगता है। सांची आरव की बातों से और उसकी हरकतों से काफी डर जाती है और उससे छूटने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्लाने लगती है, प्रशांत प्लीज मुझे बताओ, प्रशांत प्लीज, दिद्दू भैया कोई मदद करो, कोई तो मुझे बताओ इस आदमी से। ये कहते वक्त सांची की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो इस वक्त इतनी डर गई थी कि वो इस वक्त डर से कांप रही थी, लेकिन आरव पर सांची के चीखने का और उसके डर का कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो बस सांची पर अपना गुस्सा उतार रहा था। आरव सांची को बहुत कसकर बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से सांची की दर्द भरी चीखें उस कार में गूंज रही थी। सांची लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। आरव सांची के गले पर लगातार किस और बाइट कर रहा था कि तभी पीछे से कोई उसे पकड़ता है और उसे कार से बाहर निकालकर जमीन पर धक्का दे देता है। उस आदमी के धक्का देने से आरव जमीन पर गिर जाता है। आरव को धक्का देने के बाद वो आदमी सांची के बाजू को पकड़कर उसे सीट से उठाता है और उसे कार से बाहर निकलकर अपने सीने से लगा लेता है। सांची उस आदमी के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वही आरव जब अपनी साइंस में आता है और खड़ा होकर सामने उस आदमी की तरफ देखता है। आरव जब उस आदमी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि उसके सामने प्रशांत है जो सांची को अपने सीने से लगाए हुए हैं। आरव को यह देखकर कि उसकी जाना किसी गैर मर्द के साइन लिपटी हुई है, यह देखकर आरव का खून खोलने लगता है। वही सांची प्रशांत के सीने से लगी बच्चों की तरह रो रही थी और प्रशांत उसके सर को सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए उसे कहता है, शांत हो जाओ सांची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, शांत हो जाओ। आरव जो गुस्से से उन्हें घूर रहा था, वह अपनी गुस्से से भरी आवाज में प्रशांत से कहता है, छोड़ दी मेरी जाना को, वरना आज तो यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। आरव की बात सुनकर प्रशांत उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उससे कहता है, हरगिज नहीं, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे होते हुए मेरी सांची को कैसे छूता है। प्रशांत की बात सुनकर आरव अपनी गर्दन टेढ़ी करता है और एक टेढ़ी मुस्कुरा कर उससे कहता है, तू रोकेगा मुझे मेरी जाना को छूने से? चल ठीक है, आज तेरे अंदर कितनी ताकत है यह भी देख लेते हैं। ये कहकर आरव अपनी शर्ट के बाजू को फोल्ड करने लगता है और अपनी घड़ी और अघू योड को निकालकर कार दी की के ऊपर रख देता है। आरव की बातें सुनकर सांची डर जाती है और अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए प्रशांत से घबरा कर कहती है, नहीं नहीं प्रशांत, तुम इनकी बातों में मत आओ, ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज तुम यहां से चले जाओ। सांची को पैनिक करता देख प्रशांत सांची के चेहरे को अपने हाथों में बढ़ता है और उसे शांत कराते हुए कहता है, सांची, सांची डरो मत, मैं हूं ना, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो?
जरा मैं भी तो देखूं इसमें कितनी दम है। यह कहकर प्रशांत सांची को खुद से दूर करता है और अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगता है। प्रशांत की बातें सुनकर आरव एक डेविल मुस्कान मुस्कुराता है और उसकी तरफ बढ़ जाता है। श्री का घर। नीलम जी और राजेश जी आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। इस वक्त राजेश जी थोड़े गुस्से में थे और नीलम जी थोड़ी चिंता में थी। राजेश जी को गुस्से में देखकर नीलम जी उनके पास जाती हैं और उन्हें समझाते हुए कहती हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए राजेश जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी दोनों बच्चों की भलाई के लिए कर रही हूँ। नीलम जी की बात सुनकर राजेश जी उनसे थोड़े गुस्से से कहते हैं, भलाई कैसी भलाई? आप सांचू की शादी करा रही है, वह भी अभी आप जानती हैं कि सांचू अभी बच्ची है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि वह शादी जैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके। अभी उम्र ही क्या है उसकी, जो आप अभी से उसकी शादी कराना चाहती हूँ। राजेश जी की बात सुनकर नीलम जी उनके पास जाती हैं और उनका हाथ अपने हाथ में थामकर उनसे कहती हैं, मैं जानती हूँ राजेश जी के अभी सांचू बहुत छोटी है, लेकिन आप भी ये बात मानते हैं ना कि लड़कियों को बड़ा होने में वक्त नहीं लगता। और मैं यह भी जानती हूँ, क्या आप यह सब क्यों कह रहे हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। राजेश जी के सांचू आपकी जान है, आपकी जिंदगी है, आपकी जान बसती है उसमें। सांचू हमारे तीनों बच्चों में सबसे छोटी है, इसीलिए वह सबकी लाडली है। लेकिन आपको यह बात भी माननी होगी राजेश जी की एक न एक दिन हर लड़की को विदा होकर अपने घर जाना होता है। ऐसे में कौन सा घर सही है यह ढूंढ पाना घास में सुई ढूंढने से भी मुश्किल काम होता है राजेश जी। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए कि हमारी दोनों बच्चियां एक ही घर में होंगी। सांचू में बचपना है और श्री में उतनी ही समझदारी। अगर आगे चलकर सांची से कोई भी गड़बड़ हुई उसके ससुराल में, तो हमें इस बात की बेफिक्री होगी कि उस घर में श्री है अपनी लाडली को संभालने के लिए। इसलिए प्लीज ऐसे नाराज होकर इस रिश्ते को मत ठुकराइए। नीलम जी की बात सुनकर राजेश जी उन्हें बस एकटक देखते रहते हैं। इस वक्त उनके पास नीलम जी से कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह भी जानते थे कि नीलम जी जो कुछ भी कह रही हैं वह सही था। आज के जमाने में यह तय करना कि आपकी बेटी के लिए कौन सा घर सही है और कौन सा नहीं बहुत मुश्किल है। अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथों में देना किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता। और अगर आगे चलकर यह पता चले कि जो घर आपने उसके लिए चुना है वह गलत साबित हुआ है, तो उससे बड़ा दुख और दर्द एक माता पिता के लिए कुछ नहीं होता है। राजेश जी को कुछ न बोलता पाकर पूनम जी उनसे फिर से कहती हैं, भरोसा कर देखिए राजेश जी, मुझे पूरा यकीन है कि पूनम हमारी बच्चियों को एक माँ जैसा ही प्यार देगी। नीलम जी की बात सुनकर राजेश जीवन उनसे कहते हैं, क्या सांची इस शादी के लिए तैयार है? क्या आपने रिश्ता तय करने से पहले उसकी मर्जी जानने की कोशिश की? राजेश जी की बात सुनकर पूनम जी मुस्कुरा कर उनसे कहते हैं, मैंने श्री से उससे बात करने के लिए कहा है। श्री ने कहा है कि उसने 2 दिन का वक्त मांगा है सोचने के लिए। भरोसा कीजिए राजेश जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे की खुशी के लिए कर रही हूँ। शादी सांची की मर्जी से ही होगी, उसके खिलाफ उसके साथ कुछ नहीं होगा। यह कहकर नीलम जी राजेश जी के गले लग जाती हैं। वही राजेश जी कुछ सोचते हुए नीलम जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं। अभय की कार श्री के घर के बाहर आकर रुकती है। कार के रुकते ही श्री अपना सामान लेकर कार से उतरने लगती है। श्री कार से उतर ही रही थी कि तभी अभय उसे रोकते हुए अपनी कड़क आवाज में उससे कहता है, कल वक्त से मेंशन आ जाना और चाहो तो अपना सामान भी ले आना, वहीं रेडी हो जाना, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं प्रताप मेंशन से पहले तुम्हें यहाँ लेने आऊं, फिर यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टी के लिए जाऊं। इसीलिए चुपचाप प्रताप मेंशन आ जाना और हाँ, लेट मत होना, क्योंकि मुझे लेट लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अभय की बात सुनकर श्री उससे एक नजर घूरती है और अपना सामान लेकर कार से उतरकर अपने घर की तरफ चल देती है। श्री को जाता देख अभय एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और वह भी अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत और आरव एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों को लड़का देख सांची एक कोने में खड़ी होकर डर से प्रशांत को देख रही थी। उसे प्रशांत के लिए बहुत डर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं आरव उन लड़कों की तरह प्रशांत के साथ भी कुछ गलत न कर दे।
वहीं आरव और प्रशांत एक दूसरे से लड़ रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। कभी प्रशांत आरव के चेहरे पर मुक्के मारता तो कभी आरव प्रशांत के चेहरे पर। ऐसे ही मारामारी में आरव गुस्से से एक लात प्रशांत के पेट में मारता है, जिससे प्रशांत थोड़ी दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है। प्रशांत के गिरने के बाद आरव उसकी तरफ गुस्से से बढ़ता है। आरव प्रशांत के पास आता है, तभी प्रशांत लात आरव के सीने पर मारता है। प्रशांत की लात मारने से आरव भी जमीन पर गिर जाता है। आरव के जमीन पर गिरते ही आरव के आदमी आते हैं और प्रशांत को पकड़ लेते हैं। प्रशांत उन आदमियों को पकड़ने के बाद प्रशांत उनसे छूटने की कोशिश करने लगता है। प्रशांत के उन आदमियों के पकड़े जाने के बाद आरव खड़ा होता है और गुस्से से अपने आदमियों से चिल्लाकर कहता है, नहीं, कोई नहीं रोकेगा इसे। आज हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत दिनों बाद एक असली मर्द से पाला पड़ा है। इसकी दम और हिम्मत तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। आरव की बात सुनकर उसके आफमी प्रशांत को छोड़ देता है। उन आदमियों को छोड़ देते ही प्रशांत फिर से आरव को कमाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आरव और प्रशांत सिर एक बार एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आरव प्रशांत पर भरी पट्टी अचने लगता है। आरव प्रशांत को बहुत मार रहा था। उसके शरीर से खून बहना स्टार्ट हो गया था। आरव प्रशांत को बहुत बुरी तरह मार रहा था। प्रशांत को पिटता देख सांची को उसके लिए डर लगने लगता है। वही आरव प्रशांत को पिटता जा रहा था। आरव ने प्रशांत की हालत बहुत खराब कर दी थी। जब प्रशांत थक जाता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरने के बाद आरव उसके पास जाता है और उसके पेट में लात मारने लगता है। आरव प्रशांत को बहुत बुरी तरह मार रहा था। प्रशांत को पिटता देख जब सांची से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो प्रशांत को बचाने के लिए उसके पास जाती है। सांची प्रशांत के पेट जाकर आरव को उससे दूर करने की कोशिश करने लगती है। आरव सांची की कोशिश देखकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ता है और अपने दांत पिसते हुए सांची से कहता है, यही वजह है ना जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करने से मना कर रही हो, तो आज मैं इस वजह को ही मिटा देता हूं। ये कहकर आरव सांची की बाजू पकड़ दचकर प्रशांत से दूर करता है और अपने आदमियों को प्रशांत को मारने का इशारा कर देता है।